अडल्ट वेबसाइट या अडल्ट कंटेंट, हम लोगों में से सब ने विजिट की हुई हैं ये वेबसाइट्स, और हमारा डाटा ये शोर करता है कि 13 बिलियन लोग डेली विजिट करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। और इस वेबसाइट का जो कंटेंट है आप लोगों को बेहतर पता है कि हमारे यंगस्टर के ऊपर क्या इसका अनसर होता है, और ये बिजनेस किस हिसाब से ये अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, बिजनेस करते हैं इस वेबसाइट का। अब इस वेबसाइट की जितनी भी डिटेल्स हैं, जितना भी कंटेंट है, सारी की डिटेल्स फर्दर वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों को ये बताता रहूँगा, या मेरे डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये डाटा किस हिसाब से शो हो रहा है। घर वाले भी बाहर हैं और ट्यूशन की भी छुट्टी है। आज तो अकेले होने का पूरा फायदा उठाऊंगा। ही। अडल्ट वेबसाइट्स और एडल्ट कंटेंट ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और लाइफ में एक ना एक बार तो आपने भी ये वेबसाइट्स जरूर विजिट की होंगी, नहीं की। डेटा ये शो करता है कि वर्ल्ड की टॉप एडल्ट फिल्म वेबसाइट पर हर महीने 13 बिलियन विजिट्स आते हैं, और जो सेकंड टॉप वेबसाइट है उस पे 9 बिलियन विजिट्स। अब कोई अग्री करे या ना करे, लेकिन लाइफ में एक ना एक बार तो सबने ये वेबसाइट्स जरूर विजिट की हैं। आज के समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब हर एक सेकंड में अराउंड 28,000 यूजर्स अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन हर एक सेकंड में इस कंटेंट के ऊपर अराउंड 2.5 लाख रुपए स्पेंड किए जाते हैं सिर्फ इंटरनेट पर। हमारे लिए ये सब सिर्फ चंद कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो 10 सेकंड का प्लेजर आता है ये फ्री में नहीं मिलता। इस इंडस्ट्री के पीछे काफी कुछ ऐसा चलता है जिसे जानने के बाद शायद आप खुद एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने का रिग्रेट करोगे। Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry that Years later, as an adult, the effects Well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health. than ever before, thanks to technology. आज इंटरनेट पे 4 मिलियन से भी ज्यादा अडल्ट साइट्स मिल जाएंगी जो कि पूरे इंटरनेट का 12% कवर करती हैं। अब भले कॉर्नहब, फेक टैक्सी, ब्राउज़र्स या फिर जितनी भी एडल्ट साइट्स आज तक आपने सुनी होंगी, इन सब को सिर्फ एक ही कंपनी ओन करती है। यानी कि पूरी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है जो अपनी आइडेंटिटी को भी काफी ज्यादा सीक्रेट रखना पसंद करता है। सो आज इस पूरे एम्पायर को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे ये जो 5 सेकंड का प्लेजर सबको मिलता है इसकी क्या कॉस्ट होती है, इंडस्ट्री के बैकएंड में क्या चलता है, और इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लोगों का सैक्रिफाइस है, और साथ ही में आपके माइंड पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अर्ली 2000s में जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम नहीं हुआ करता था तब हर तरीके के कंटेंट को देखने के लिए लोग सीडीज या डीवीडीज का यूज किया करते थे। अब चाहे वो मूवीज, टीवी शोज या फिर एडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो, उस वक्त एडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी टॉप पर थी जो डीवीडीज के थ्रू इस कंटेंट को सेल किया करती थी। वो थी विविड एंटरटेनमेंट, जिनका ईयरली रेवेन्यू उस समय पे $100 मिलियन का था। लेकिन फिर ईयर बाय ईयर इंटरनेट मेन स्ट्रीम होने लगा और यूट्यूब और विमियो जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च हो गए। फिर 2005 से 2008 तक ही डीवीडीज की सेल 86% से ड्रॉप हो गई। मैट कीजर, स्टीफन मैनोस, फेरेस एंटोन, ओसेम यूसुफ। साल 2004 में इन 4 लोगों का ग्रुप इंटरनेट पे कुछ पैसा कमाने के लिए डिफरेंट निशेस में वेबसाइट क्रिएट किया करता था। उसी दौरान इन्होंने कुछ एडल्ट वेबसाइट्स क्रिएट की। उसे 2 सेगमेंट में रखा गया, पहला पे टू वॉच, दूसरा ट्यूब साइट्स यानी फ्री टू वॉच। अब ट्यूब साइट्स का ये पूरा आइडिया यूट्यूब से कॉपी किया गया था। बेसिकली ट्यूब साइट्स एडल्ट कंटेंट के लिए एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और यूट्यूब नॉन एक्सप्लिसिट और सिंपल कंटेंट के लिए। इवन इनका नाम भी यूट्यूब से इंस्पायर्ड था, रेड ट्यूब, यूप्रॉन। बट ट्यूब साइट्स पे सिर्फ रीअपलोडेड कंटेंट अवेलेबल था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज को फेस करना पड़ता था। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए इन चारों ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ब्राउज़र्स। बेसिकली एक हॉलीवुड लाइक प्रोडक्शन कंपनी बट फॉर एडल्ट फिल्म्स। अब ट्यूब साइट्स को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, उन पर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होने लगा, और सिर्फ साल 2007 तक ही ट्यूब साइट्स इंटरनेट को पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगी। फिर उसी साल मैट कीजर ने $3000 में एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम था cornhub.com, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। फ्री एडल्ट कंटेंट का मतलब था ये वेबसाइट लोगों के बीच में बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगी। साथ में ट्यूब साइट्स को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही थी। तो अब इन चारों ने अपने बिजनेस को सीक्रेटिव रखने के लिए और लीगल इश्यूज से बचने के लिए एक पेरेंट कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था मैनविन, और अपनी सारी एडल्ट वेबसाइट्स को मैनविन के अंडरनीथ पुट कर दिया। लेकिन फिर भी साल 2010 में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण उन्हें अपनी ये सारी एडल्ट वेबसाइट्स सेल करनी पड़ी, और इन्हें खरीदा फेबियन थिलमैन ने। फेबियन मैनसेफ कंपनी का ओनर था जिसके अंडर प्लेबॉय और वेबकैम जैसी और भी बहुत सारी एडल्ट वेबसाइट्स आया करती थी, और अब उसके पास कॉर्नहब, ब्राउज़र्स और बाकी की ट्यूब साइट्स भी आ चुकी थी। यानी कि दुनिया में जितना भी एडल्ट कंटेंट अपलोड होगा उसका सिर्फ एक ओनर था,
फेबियन थिलमैन। प्रोफेशन वाइज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, जो सॉफ्टवेयर ये ट्रैक करता था कि कितने यूजर्स ने वेबसाइट के एड्स और बैनर्स पर क्लिक किया है और उसके बेसिस पे कमीशन कैलकुलेट किया जाता था। उसी सॉफ्टवेयर से कमाए हुए पैसों से फेबियन थिलमैन ने सारी अडल्ट वेबसाइट्स को ओन करना स्टार्ट किया। 2006 में उसने प्लेबॉय के राइट्स खरीदे और फिर 2010 में पॉर्नहब और बाकी ट्यूब साइट्स को एक्वायर किया। फेबियन एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था, तो अब उसकी ओनरशिप में पॉर्नहब और भी तेजी से ग्रो करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपनी वेबसाइट को टॉप सर्चेस में कैसे लाना है। तो अब पॉर्नहब को ग्रो करने के लिए थिलमैन को फंडिंग की जरूरत थी, तो उसने $350 मिलियन की फंडिंग उठाई और उसमें मेजर इन्वेस्टर्स थे JP मॉर्गन चेज, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। फिर 2012 में फेबियन ने मैनविन और मैनसेफ इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई माइंडगीक के नाम से। अब जितनी भी एडल्ट वेबसाइट्स हो या उनका प्रोडक्शन हो, वो सब एक कंपनी के हाथ में था जिसका नाम था माइंडगीक। लेकिन ये कंपनी सीक्रेटली सारे एडल्ट कंटेंट को ओन किया करती थी। ये खुद को एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरह प्रेजेंट किया करते थे और अपनी सारी साइट्स को मिलाकर प्रेजेंट में इनके पास अगले 170 साल तक का कंटेंट है। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा हेडलाइंस या न्यूज देखने के लिए नहीं मिलती, सो किसी को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता कि आखिर यहाँ पर बैक एंड में काम कैसे चलता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा सीक्रेटिव रहना पसंद करती है और ये काफी शेडी भी है। हमें अपने सामने सिर्फ कुछ फाइनल मिनट्स का कंटेंट देखने के लिए मिलता है, जिसे सब लोग अपनी लस्ट, साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के काफी लोगों के हिसाब से ये आज तक वर्स्ट और बी ग्रेडेड इंडस्ट्री है काम करने के लिए। Weston did porn and doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual gang. सबसे पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिकिंग के थ्रू अपना प्रॉफिट जनरेट करने का एलिगेशन भी लगा है, इवन प्रूव हुआ है। और स्पेशली साल 2024 एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक काफी स्ट्रेंज ईयर रहा है, जहां बहुत सारे फिल्म स्टार्स मिस्टीरियसली गायब हुए हैं। अब इंडस्ट्री के कुछ जाने माने नाम जैसे कि सोफिया लियोनी, जिनकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई और उसका रीजन था इंडस्ट्री से हुआ एक्सप्लॉयटेशन, और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनकी डेथ के पीछे का कारण ड्रग ओवरडोज था। एमिली विलियम्स को लेकर भी सेम न्यूज है। ऑल्सो थियाना फील्ड्स एंडेड हर लाइफ ड्यू टू ड्रग ओवरडोज एंड मेंटल टॉर्चर्स। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर किस तरीके के टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। अब ऑब्वियसली ये तो नाम से पता चलता है कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री काम करने के लिए कितनी ज्यादा फिल्दी होगी। वहां पर बहुत ही अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। अब इसका आंसर दिया लाना रोड्स ने, जो कि इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्हें एक्सट्रीम एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स किया जाता था और एडल्ट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था, और ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ, ये हर किसी का एक्सपीरियंस है। एक्सप्लिसिट एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस खोनी पड़ती है। जितने भी एक्ट्स हम लोग फिल्म्स में देखते हैं वो ज्यादातर ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे एडल्ट फिल्म स्टार्स की एक यंग एज में ही डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी हर साल इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनते हैं? इसका मेजर रीजन है इंडस्ट्री की ग्रोथ और मोनेटाइजेशन। बहुत ही कम समय में ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और सब एक्टर्स यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आते। मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पर फोर्सफुली ट्रिक करके एंटर कराया जाता है, यानी उनसे एक्चुअल काम के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। एक एडल्ट वेबसाइट गर्ल्स डू प्रॉन के ओनर मैथ्यू इजेक और माइकल प्रैट को 14 साल के लिए प्रिजन में भेजा गया, क्योंकि ये लोग इंटरनेट पर क्लोथिंग मॉडलिंग जॉब्स का एडवर्टीजमेंट चलाया करते थे, और इन्हीं एड्स के थ्रू गर्ल्स को हायर करने के बाद उन्हें एडल्ट फिल्म्स में काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। इन्होंने इवन कुछ रिप्रेजेंटेटिव गर्ल्स को भी हायर कर रखा था, जो एड्स के थ्रू आई मॉडल्स को कन्विंस करने का काम किया करती थी कि ये जो फिल्म शूट हो रही हैं इन्हें कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट या फिर अपलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता था। इन वीडियोस को पूरे इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और इन लोगों ने 100 वीडियोस के थ्रू $17 मिलियन का प्रॉफिट भी जनरेट किया था। फिर कुछ विक्टिम सामने आए, इन पर एक केस फाइल किया गया और इन दोनों ओनर्स को 14 साल की सजा हुई। एक वुमेन जिसके वीडियो पर 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे, उसने कहा दैट एड सीम्ड हार्मलेस बट इट wrecked my life. I was robbed of my privacy, my dignity and peace of mind. I was once viewed as a beautiful, fun-loving, strong woman and a daughter my parents were proud of, but Mr. Wolf shattered who I was. और सेम ही एलिगेशंस Pornhub पर भी लगे थे। इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारी गर्ल्स की कंसेंट के बिना उनका वीडियो अपलोड हुआ। Pornhub markets itself as a mainstream site for adult content, attracting 130 million users a day, which, by the way, is reportedly more than Netflix or Amazon. More than 30 women are now suing Pornhub's parent company, MindGeek. They accuse it of exploiting them for profit, posting and promoting graphic videos of revenge, even child, all in an effort to drive up revenue. इवन बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी वीडियोस को इस प्लेटफॉर्म पर उनकी विल के अगेंस्ट शेयर किया गया, उनकी कंप्लेंट्स के बाद भी माइंडगीक ने इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया। ट्विटर पर #ShadowDownPornhub और
जैसे ट्रेंड्स भी चलाए गए और जब ज्यादा आउटरीच हुआ तो कैनेडियन पार्लियामेंट ने माइंडगीक पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज और पेमेंट गेटवेज ने भी पॉर्नहब के साथ अपना टाई अप खत्म कर दिया। NSOAC ने पॉर्नहब की पेरेंट कंपनी माइंडगीक को ऐसे 1 करोड़ वीडियोस को रिमूव करने के लिए फोर्स किया। ये सारे वही वीडियोस थे जो नॉन कंसेंशुअली अपलोड किए गए थे या फिर इनका लिंक कहीं ना कहीं ट्रैकिंग से था। फिर फाइनली कैनेडियन पार्लियामेंट कमेटी ने भी पॉर्नहब के अगेंस्ट एक एक्शन लिया और एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उन्होंने पॉर्नहब को ऐसा कंटेंट प्रमोट करने के लिए एक्यूज किया जिसमें फोर्सफुल एक्ट्स इन्वॉल्व थे और फ्यूचर में एज, कंसेंट वेरीफाई करना, प्रॉपर ऑब्लिगेशंस लगाने का भी ऑर्डर दिया गया। साथ में प्रॉपर ऑडिट करने के लिए भी कहा गया। पॉर्नहब पर ऑलमोस्ट हर साल 4 मिलियन फोटोज और वीडियोस अपलोड होते हैं और इतने सारे कंटेंट को माइंडगीक के कुछ एम्प्लॉयज मैनुअली ऑडिट किया करते थे। अडल्ट कंटेंट बहुत बड़े नंबर्स में अवेलेबल है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसे कंज्यूम करने वालों का नंबर बहुत ज्यादा हाई है। इनफैक्ट टॉप 3 वेबसाइट्स पर हर मिनट 1,35,000 नए व्यूज ऐड होते हैं और आज के समय में हर किसी के पास बहुत अर्ली एज में इंटरनेट एक्सेस आ जाता है। समय से पहले पर्सनल फोन और इंटरनेट मिलना एक प्रॉब्लम की जड़ बनता है जो है कॉर्न एडिक्शन। इस कंटेंट को कंज्यूम करने की स्टार्टिंग एज 11 से 13 साल हो चुकी है और 16 से 22 साल के एज ग्रुप में ये कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। समय से पहले एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर लेना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एक सर्टेन एज तक आपके अंदर इमोशनल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। सो यू डोंट अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी। तो जब कोई भी इंसान एक अर्ली एज में एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करता है तो उसी मोमेंट पे वो अपनी इनोसेंस खो देता है। उसका विमेन, रिलेशनशिप्स और वर्ल्ड को देखने का परसेप्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और फिर चाहकर भी वो वापस वैसा नहीं सोच पाएगा जैसा वो कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोचा करता था। सैडली हमारी सोसाइटी में एडल्ट फिल्म्स और मूवीज ही सबसे बड़े सेक्स एजुकेटर हैं।